Hello friends, welcome to the Ambedkar Sissa. Today we will discuss the कलिंग अंडर द मौर्यन रूल. मौर्य जब रूल कर रहे थे कलिंग में, उस टाइम पे रूल्स कैसे था और कलिंग वार के बारे में हम लोग आज इस सेशन में डिस्कशन करेंगे. तो हम देखेंगे इधर कलिंग जो मौर्यन एम्पायर है जो आप लोग को दिख रहा है, तो ये बिल्कुल क्या है मौर्यन के अंडर में था. तो अभी देखेंगे हम लोग. तो अभी द मौर्यन sway over कलिंग नॉट ओनली added a new feather in the already crowned cap of Magadhan imperialism, but it also brought about a radical change in the existing polity of the land. तो क्या हुआ जब मगध एम्पायर था तो वहाँ पे तो क्या डर था थोड़ा बहुत, मतलब जो कलिंग था, कलिंग बहुत पावरफुल था उस टाइम पे. और मौर्यन sway over the कलिंग नॉट ओनली added a new feather in the already crowned cap of Magadhan imperialism, but it also brought about a radical change in the existing polity of the land. जब मगध क्या करता था, मतलब एक लैंड से और एक लैंड को जाता था और वहाँ पे कनकोर करता था, उसको अधिकार करता था. उसके बाद क्या हुआ, तो उस टाइम पे कलिंग भी एक ऐसा राष्ट्र था जो शक्तिशाली था. दो द नंदस had establishing their authority over Kalinga, they had not probably altered the existing administrative setup of कलिंगा. जब नंद ने क्या किया था, मतलब कलिंग में अपना अथॉरिटी फैलाया था, जब उन्होंने रूल किया था, तब क्या किया था उन्होंने, कलिंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इतना कुछ चेंज नहीं हुआ था, जो था वही चल रहा था. After Ashoka's Kalinga War of 261 BC, an elaborate system of administration was arranged for this newly conquered province of the Mauryas. जब अशोका का कलिंग वार हुआ था 261 BC में, उसको क्या किया गया था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे. तो अशोका ने क्या किया था, कनकोर किया था. और अशोका चंडाशोक से धर्मशोक में परिणत हुए थे, वो सब हम लोग देखेंगे इस सेशन में. तो नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, पॉलिटिकल कॉज. पॉलिटिकल कॉज क्या हो सकता है, जो कि इससे मौर्यन क्या होता है, मौर्य क्या करते हैं, कलिंग को अधिकार करते हैं और इस पे क्या करते हैं, अपना हक जमाते हैं. तो मगधन एम्पायर ड्यूरिंग अशोका हैड सराउंडेड कलिंग इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट एंड साउथ. तो हम लोग देखते हैं तो मगधन एम्पायर ड्यूरिंग द अशोका के टाइम में क्या होता था, कलिंग नॉर्थ वेस्ट और साउथ में कवर किया हुआ था. The existence of Kalinga on the border of the Magad was definitely a threat to the power and the potentiality of the latter. तो कलिंग के जो मगध था, मगध क्या था, कलिंग को लग के था, तो उनको डर था कि कलिंग जो इतना पावरफुल है ये कभी भी अटैक कर सकता है. और इसी डर से उन्होंने क्या किया, मतलब कलिंग पर उन्होंने अटैक किया. प्रोफेसर डॉक्टर भंडरकर rightly observes that Kalinga might of at any time conspire with the Chola kingdom of south to fight against the Magad. मगध के जो किंगडम के जो राजा थे उस टाइम पे, उनको डर था कलिंग क्या करेगा, साउथ में जो चोला एम्पायर है, चोला किंगडम है, उनके साथ मिलकर क्या करेगा, मगध को मतलब अटैक करेगा. इसी डर से उन्होंने भी क्या किया, मतलब कलिंग पे अटैक किया. दस कलिंग डेफिनेटली पोज्ड ए थ्रेट टू द ग्रांड मगधन एम्पायर. तो मगधन एम्पायर के लिए बहुत बड़ा डर था कलिंग. तो बिफोर कलिंग रोज टू दैट एक्सटेंट अशोका वांटेड टू क्रश इट. तो कलिंग हमला करने से पहले अशोका ने क्या चाहा कि हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले से हम लोग क्या करेंगे, मतलब अटैक कर लेंगे. देखो इधर दिया मगध 5th सेंचुरी में क्या था, मगध एम्पायर जो था वो 5th सेंचुरी में क्या था, ये आप लोग को दिख रहा होगा. मगध जो है ये था मगध एम्पायर, मगध एम्पायर था. उसके पास में जो है क्या है, ये कलिंग एम्पायर था, कलिंग एम्पायर था. ये 5th सेंचुरी का बात मैं बोल रहा हूँ, 5th सेंचुरी में हुआ था ये. तो हम लोग अब देखेंगे तो क्या है, कैपिटल ऑफ द मगध देखो इधर दिया हुआ है, कैपिटल ऑफ मगध, हाँ, पाटलिपुत्र लिखा हुआ है. तो उसके पास भी मतलब बहुत सारे बंग मतलब उनका प्रोविंस था. तो ये था 5th सेंचुरी का जो क्या मतलब मगधन एम्पायर. उसके पास देखिए कलिंग है. कलिंग जो है, कलिंग जो बताता है हमें, मतलब ये हमारा मतलब कलिंग जो उड़ीसा है, उड़ीसा राष्ट्र में आता है. तो अभी हम लोग देखेंगे. तो कलिंग राष्ट्र को क्या किया था, मौर्य ने बहुत कंस्पिरेसी से अटैक करने की कोशिश किया था. तो इकोनॉमिक कॉजेस, अर्थनैतिक स्तर पर उनका कारण क्या था जिससे उन्होंने क्या किया, कलिंग को अटैक किया. सर्टन इकोनॉमिक फैक्टर्स क्रिएटेड रिवाइवली बिटवीन द कलिंग एंड मगध. कुछ अर्थनैतिक स्तर पे भी उन लोग का क्या था, मतलब बहुत लड़ाई चलता था और बहुत मतलब क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे. कलिंग मोनोपोलाइज द ओवरसी ट्रेड इन इंडियन ओशन एंड गेंड वास्ट वेल्थ. कलिंग जो था राष्ट्र था, उन्होंने क्या किया था, इंडियन ओशन पे, भारत महासागर पे क्या करते थे, मतलब ट्रेड करते थे और उससे बहुत सारे पैसे और बहुत सारे वेल्थ कमाते थे. और वेल्थ ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम इनलैंड ट्रेड. थ्रू द मौर्यंस हैड फॉरेन रिलेशंस विद द कॉन्टेम्पररी हेलेनिस्टिक पावर्स, दे हैड नॉट मेंटेन कॉमर्शियल रिलेशन विद देम. तो मौर्य उस टाइम पे क्या करते थे, हैड फॉरेन रिलेशंस विद द कॉन्टेम्पररी हेलेनिस्टिक पावर्स, दे हैड नॉट मेंटेन कॉमर्शियल रिलेशन विद देम. तो क्या करते थे, मतलब बहुत सारे पावर के साथ उनका मतलब कॉमर्शियल जो रिश्ता था वो था, लेकिन कलिंग के साथ ऐसा कुछ जो रिश्ता मतलब कमर्शियल जो रिलेशन ये नहीं था.
तो बाद में क्या हुआ, उनको डर डर आने लगा कि कलिंग क्या था, कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। इट मे ऑल्सो पॉइंटेड आउट द मौर्यस बाय दैट टाइम had not built up a naval power and the Navadaksha and mentioned by the Kautilya in his Arthashastra was in charge of policing the rivers, lakes and the seashores rather than building ships for maritime trades। देखना अब नवदक्ष के बारे में भी, सुपरिटेंडेंट ऑफ शिपिंग जो है उसके बारे में भी चाणक्य ने क्या है अर्थशास्त्र पे मेंशन किया है। इससे पता चलता है कि उस टाइम में जो मतलब नाभाल ट्रेड भी बहुत क्या था, फेमस था मॉडर्न के टाइम में। सो द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ कलिंग बिकम एन आई सोर ऑफ द मगध। जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था कलिंग का, वो मॉडर्न एम्पायर को बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने क्या किया, अटैक करना शुरू किया। तो अभी मगध एम्पायर जो था, मॉडर्न एम्पायर का ये पार्ट था, तो उसमें आप देखेंगे कमर्शियल का जिसका क्या था, इन कॉमर्स कलिंग वाज ए ग्रेट रिवाल ऑफ मगध। तो उस टाइम पे आप देखेंगे तो कलिंग जो राष्ट्र था सबसे बड़ा कंपीटिटर था किसका, मतलब मगध साम्राज्य का। इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स फ्रॉम द गैंगेटिक वैली टू द डेकान एंड फर्दर साउथ पास्ट थ्रू कलिंग फैसिलिटिंग हॉट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो गैंगेटिक वैली के थ्रू, डेकान के थ्रू क्या होता था, मतलब साउथ में कलिंग जो था वो अपना ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत स्प्रेड कर रहा था। द मगध हैड फॉरेन रिलेशंस एंड ह्यूज इंटरनल रिसोर्सेज, इट सफर्ड फ्रॉम ए कमर्शियल क्राइसिस ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रेड रूट्स। तो मगध के पास उस टाइम पे क्या हुआ, ज़्यादातर जो रूट्स थे वो ब्लॉक हो गए थे, बहुत मतलब नहीं था। तो बाद में जाकर मगध को क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस का फेस करना पड़ा। द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लोरिशिंग कलिंग विद द ट्रेड एंड कॉमर्स वाज एडवर्सली अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द मौर्यन एम्पायर। जो कलिंग का जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर को क्या करने लगा, मतलब बहुत हिटिंग करने लगा, बहुत कमज़ोर करने लगा स्लोली स्लोली। और इधर जो कलिंग एम्पायर था, कलिंग था, वो डेवलप कर रहा था। तो इसीलिए कमर्शियल काजेस हो पाएगा ये, जिससे क्या होता है, गुस्से में आकर अशोका क्या करते हैं, अटैक करते हैं किस पर, कलिंग पर अटैक करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो ये भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कजेस है, स्टीलिंग ऑफ अशोका ज्वेल्स बाय द नागज। आज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ लामा तारनाथ तिबेतन अथर, द नागज स्टोल अवे द ज्वेल्स ऑफ अशोका। नागा जो थे, ट्राइब थे उस टाइम पे कलिंग पे, तो क्या करते थे, अशोका के जो ज्वेल्स है तो उसको क्या करते थे, लूट लेते थे। सो द एम्पर बिकेम एंग्री एंड कॉन्कोर दर टेरिटरी। तो गुस्से में आकर क्या करने लगे, तो उनको कॉन्कोर करने लगे, किसको, कलिंग को। PHL Egermont in his book The Chronology of Reign of Ashoka Maurya आइडेंटिफाइज द नागस विद द सीफेयरिंग पीपुल ऑफ कलिंगा। नागा को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, किसने, PHL एगरमेंट इनको बुक में। तो उन्होंने बोला है कि जब मतलब सी लूटेड करते थे, मतलब सी में जब जाता था अशोक का ज्वेल्स, तो उसको लूटना शुरू करते थे पायरेट्स के हिसाब में। तो इन ऑर्डर टू ऑफिस इज एंगर अशोका इन्वाइटेड कलिंग। तो अशोका गुस्से में आकर क्या करने लगे, कलिंग को इन्वाइट करने लगे और उसको अटैक करने लगे। सिंस देर इज अ नो कोरोबोरेटिव एविडेंस फॉर दिस फैक्ट, इट मे बी टेकन विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट। तो क्या हुआ, ये जो इसका जो कुछ प्रूफ नहीं है, जो वो लोग क्या करते थे, नागा ज्वेल्स लूटते से कोई प्रूफ नहीं है, तो उसको हम लोग मतलब क्या करते हैं, माइथोलॉजिकल हिस्ट्री के हिसाब से इसको मतलब एक फीचर ले सकते हैं मौर्यन अटैक का। लीजेंड ऑफ कारूबाकी, कारूबाकी क्या देखेंगे, द स्ट्रेंज अनेक्डोट रिगार्डिंग टू द कॉज ऑफ कलिंग वार प्रिवेल्स एमंग द फिशरमैन कम्युनिटी ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो ईस्टर्न कोस्ट में आप लोग को पता है, तो अभी भी फिशरमैन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस अशोका इन्वाइटेड कलिंगा बिंग infatuated by the beauty of Karubaki, the daughter of the fisherman and the fiancée of the crown prince of Kalinga। तो उस टाइम पे एक स्टोरी बताया गया है कि जो कलिंग के जो प्रिंस है, तो उनका शादी किसके साथ होने वाला है, एक फिशरमैन की बेटी कारूबाकी के साथ। कारूबाकी उस टाइम पे बहुत मतलब ब्यूटीफुल थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तो उनका शादी ठीक हुआ था किसके साथ, तो कलिंग के प्रिंस के साथ। तो इसलिए अशोक गुस्से में आकर क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं कलिंग को अख्तियार कर लेता हूँ तो फिर कारूबाकी के साथ मेरा शादी हो सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, मतलब अटैक करना शुरू किया। दो दिस फैक्ट अपेयर्स अब्सर्ड, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड आउटराइट बिकॉज फ्रॉम द क्वींस एडिक्ट इट इज़ नोन दैट अशोका हैड ए क्वीन नेम्ड कारूबाकी द मदर ऑफ तिवरा। तो अशोका उस टाइम पे भी मतलब क्वीन थे, इसका भी मतलब क्वींस एडिक्ट में लिखा गया है जो कारूबाकी क्वीन थी। तो इसका भी कुछ प्रूफ है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है, जिससे क्या होता है, अशोका गुस्से में आकर क्या करते हैं, मतलब अटैक करने लगते हैं किस पर, कलिंग पर। परहैप्स रिलीजन वाज ए पोटेंशियल फैक्टर फॉर अशोकाज कलिंग इन्वाजन। बिफोर कलिंग वार अशोक वाज ए डिवाउट शैव। कलिंग वार पहले से क्या करते थे, शैव के पूजक थे कौन, अशोका। दो इट इज डिफिकल्ट टू ascertain व्हाट वाज द प्रिवेलेंट फ्रॉम द रिलीजन इन कलिंगा विथ टॉलरेट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, इट कैन बी स्टेटेड दैट बुद्धिज्म नॉट ब्राह्मिज्म शैविज्म वाज प्रिवेलिंग इन कलिंगा। उस टाइम पे क्या होता था, मतलब जो उन्होंने बोला कि इट कैन बी स्टेटेड दैट बुद्धिज्म एंड नॉट ब्राह्मणिज्म वाज प्रिवेलिंग इन कलिंगा।
तो क्या होता था, ब्राह्मणिज्म जो है वो कलिंग पे नहीं चलता था, बुद्धिज्म ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता देखने को मिलता था, तो उन्होंने भी गुस्से में आकर अटैक करने लगे। अशोक माइट हैव डिसाइडेड टू वेज ए होली वार अगेंस्ट कलिंग टू टीच ए बुद्धिस्ट लेसन। तो अशोक चाहते थे कि मैं अगर कलिंग को क्या करूँगा, मतलब इन्वाइट करूँगा, अटैक करूँगा, तो बुद्धिस्ट को एक बहुत बड़ा लेसन मिलेगा। Though nothing concrete is available to historians regarding the nature of polity in Kalinga during Ashoka's invasion and also the state of religion in this land, it appears that Brahminism, a state religion, did not prevail here. तो इसमें क्या हुआ है, जो बताया गया है कि कलिंग जो हुआ था, मतलब अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि ब्राह्मणिज्म भी था। तो फ्यूचर रिसर्च में थ्रो लाइट ऑन दिस कंट्रोवर्शियल फैक्टर, इसमें कंट्रोवर्सी है अभी। कुछ बोलते हैं कि ब्राह्मणिज्म जो था वो कलिंग का स्टेट रिलीजन था, और कुछ बोलते हैं कि नहीं, ये बुद्धिस्ट जो था तो ये था स्टेट रिलीजन, जिससे गुस्से में आकर अशोका क्या करने लगे, मतलब अटैक करने लगे। किस पर? कलिंग पर। तो कलिंग वार जो है, तो ये बैटल दैट चेंज्ड अशोकास फॉर एवर, जो बैटल था अशोक चंद्राशोक से धर्माशोक में बदले थे। तो बहुत बड़ी कहानी है इसकी, तो आप लोग को पता होगा। तो नेक्स्ट हम थियोरिटिकल फैक्ट पर जाते हैं। तो वार ऑफ कलिंग, ये आप देखिए, देख लीजिए ये क्या है, कलिंग वार। तो कहाँ पे हुआ था? ये जो मैप है आप लोग को देखना होगा, भुवनेश्वर पे हुआ था। भुवनेश्वर के जो दया रिवर है, तो उस साइड में हुआ था। भुवनेश्वर सिटी देखो, धौली भी दिखाई देता है, धौली शांति स्तूप अभी भी हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखो ब्रिज ऑफ दया रिवर, इस साइड में क्या हुआ था, कलिंग वॉर हुआ था। यहाँ पे लाखों लोग मारे गए थे, और 1,50,000 लोग क्या हुए थे, बहुत इंजर हुए थे उस टाइम पे। तो आपको देखना होगा था कलिंग वॉर क्या हुआ था। आज स्टेटेड ईयरलियर द मच एक्सपेक्टेड कलिंग वॉर टूक प्लेस इन 261 BC. From Megasthenes' account, it is known that Magadhan army during Chandragupta Maurya consisting 6 लाख men, तो डेफिनेटली इट वुड हैव इंक्रीज ड्यूरिंग अशोका। तो बोला गया कि उस टाइम में देखेंगे तो 261 BC में, तो हम लोग को कलिंग वार में बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, क्योंकि हम मेगास्थनीस का जो अकाउंट है हिंदी का, उसमें लिखा गया है मगधन आर्मी जो थे वो क्या थे, 6 लाख थे उस टाइम पे। तो उसके बाद जो अशोका आए, तो उनके बाद उनके टाइम में बहुत हो चुके होंगे। हम एक मतलब क्या करते हैं, आजप्शन करते हैं। तो definitely it would have increased during Ashoka. So with that grand army, Ashoka invaded Kalinga from northwest and south. The Kalingans resisted the aggression vehemently. Kalingan क्या कर रहे थे, मतलब aggression कर रहे थे, बढ़ रहे थे आगे slowly. The war took place on the bank of the river दया near धौली। धौली के पास जो दया रिवर है वो अभी भी अवस्थित है, कहाँ पे, भुवनेश्वर के उड़ीसा पे। तो आप लोग देख सकते हैं उसको। तो वहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग देखते हैं क्या हुआ था, कलिंग वार हुआ था। रॉक एडिक्स 13 डिस्क्राइब द हॉरर ऑफ द कलिंग वार। रॉक एडिक्स 13 हमें बोलता है कि जो कलिंग वार था, तो उसको मतलब कैसे हुआ था, और कैसे क्या मतलब उसमें इंजरी हुए थे। इन दिस वार 1,50,000 सोल्जर्स फ्रॉम द साइड ऑफ कलिंग वर टेकन कैप्टिव बाय अशोक। इसे बताया गया है कि इसमें 1,50,000 जो थे उनको इंजर हो गए थे, और सॉरी मारे गए थे, और 1 लाख जो थे वो इंजर हो गए थे। तो हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत वार का बहुत कॉन्सिक्वेंसेस जो था वो बहुत डेंजरियस था। द वार ब्रॉट मिजरीज नॉट ओनली टू दोज हु सूक टू आर्म्स बट ऑल्सो ए लार्ज नंबर ऑफ सिविल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग ब्राह्मणस, श्रमणस, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। बहुत सारे वार का इम्पैक्ट भी पड़ता था। अभी अब लोग को पता होगा यूक्रेन में जो वार हुआ था, रशिया यूक्रेन में, उसका भी क्या हुआ था, उसका बहुत इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ा था। तो अभी हम लोग देखेंगे रिजल्ट हर एक वार का रिजल्ट जो होता है वो बहुत भयंकर होता है, और उसका कंसिक्वेंसेस जो होता है वो बहुत भयंकर होता है। क्योंकि हम लोग को पता है वार से कुछ नहीं होने वाला, लड़ाई से, झगड़े से क्या होता है, बहुत बड़े कांड होते हैं, जिससे क्या होता है, सामाजिक, अर्थनीतिक और राजनीतिक स्तर पे एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस हम बोल सकते हैं उसको। द सांगुइनरी कलिंग वार चेंज अशोकास माइंड। तो बोला गया कि जो इतना बड़ा मतलब कांड हुआ, इतना बड़ा मतलब एट्रोसिटी हुआ, ठीक है, उससे क्या हुआ, अशोक के माइंड को चेंज हो गया। इन रॉक एडिक्ट 13 Ashoka expresses in conquering indeed an unconquered country, the slaying, death, deporting that occur there are considered extremely painful and serious by देवनामापिया। तो उन्होंने क्या किया, मतलब देवनामापिया के थ्रू क्या हुआ है, बताया है कि इधर क्या हुआ है, जो कनकोड उन्होंने किया, किसको, अनकनकोड कंट्री को। जो कंट्री जो कलिंग है वो अनकनकोड है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, वहाँ का जो सिचुएशन था वो भी बहुत अच्छा था, जो जिससे क्या होता है, उनको बहुत बड़ा बदलाव आता है। और उन्होंने मतलब किसमें, रॉक एडिक्ट 13 में लिखा गया है। तो अभी देखेंगे, दिस वार ब्रॉट अबाउट ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन द माइंड ऑफ अशोका। बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। ही वॉज चेंज फ्रॉम चंद्राशोका टू धर्माशोका विथ ए बो टू कॉन्क्योर मैनकाइंड बाय कॉन्क्योरिंग द हार्ट ऑफ द पीपुल, नॉट टू विन ओवर देम बाय वार। बोले कि जो जीत है, असली जीत है, वो किसमें है, लोगों के मन को जीतना है, लोगों को मार के, लोगों को हार के नहीं जीतना है। जो थॉट, जो नोशन से अशोका क्या हुए थे,
चंडाशोक से धर्माशोक में बदल गए थे। द कलिंग वार ब्रॉट अबाउट इंटेंस फीलिंग ऑफ रिमोर्स इन द माइंड ऑफ अशोका, बहुत बड़ा बदलाव लाया था अशोका के माइंड पे। इट ड्रीव हिमसेल्फ क्लोज टूवर्ड्स बुद्धिज्म, तो उन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म को अपनाया था। आफ्टर कलिंग वार ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय उपगुप्त। इसलिए सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, जो उपगुप्त थे तो ये क्या है, मतलब वो उनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया था। ये बुद्धिस्ट मॉन्क और द निग्रोद द 7-year-old सन ऑफ अशोका एल्डर ब्रदर सुमन whom he had killed, और मोगलपुत तिस्सा द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो क्या हुआ था, मोगलपुत तिस्सा के द्वारा भी क्या हुआ था, उन्होंने जो बोला जाता है, उन्होंने मतलब बुद्धिज्म को अपनाया था, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। व्हाट एवर द फैक्ट माइट बी, अशोका एक्सेप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वार, तो उन्होंने कलिंग वार के बाद क्या हुआ था, बुद्धिज्म को अपनाया था। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अशोका हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, Buddhism, which was confined to the middle of the Gangetic Valley in the pre-Ashokan period, suddenly became an all-India religion within a decade of its conversion. Not only in India, Buddhism also spread to different parts of the country. वो जब बुद्धिज्म अपनाया तो अलग अलग कंट्री में भी क्या हुआ, उन्होंने बुद्धिज्म का जो सोच है उसको स्प्रेड करना शुरू किया। तो अभी क्या है, ही सेंड महेंद्र एंड द संघमित्रा हिज सन एंड डॉटर, महेंद्र उनका बेटा था और संघमित्रा उनकी बेटी थी, रिस्पेक्टिवली टू सेलन, सोना एंड द उत्तर ऑफ द सुवर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि मतलब बर्मा को उस टाइम में भेजे थे, और सेलन श्रीलंका को भी भेजे थे। एंड फर्दर द मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद द किंग्स ऑफ ग्रीस, सीरिया, इजिप्ट, मैसेडोनिया एंड द श्रीन बाय सेंडिंग मिशंस ऑफ पीस। सेलन तो भेजे थे, मतलब उस टाइम पे हम लोग मतलब अलग अलग कंट्री को उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, तो वो क्या करते थे, भेजते थे। ये आप चित्र देखिए, तो इसमें क्या होता था, मतलब अशोका अपने डॉटर, अपने जो सन है उनको भेजते थे अलग अलग कंट्री को, बुद्धिस्ट को, मतलब रिलीजन को, सोच को फैलाने के लिए। तो और बहुत सारे चित्र इधर भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ये बुद्धिज्म और अशोका के चित्र हैं, तो अभी देखेंगे। Thus, Ashoka being converted to Buddhism after the Kaling War was instrumental for the spread of Buddhism from Greece to Burma, from the Himalayas to the Ceylon. अशोका अडोप्टेड है, तो बोला कि बुद्धिस्ट जो बर्मा से लेकर सेलन तक क्या हुआ था, बुद्धिस्ट रिलीजन को स्प्रेड किया गया था अशोका के टाइम में। अशोका अडोप्टेड है पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स इस सब्जेक्ट आफ्टर द कलिंग वार। तो कलिंग वार को लेने के बाद उन्होंने क्या हुआ था, मतलब पैटर्निस्टिक एटीट्यूड आ गया था उनके अंदर। इन सेपरेट कलिंग एडिक्ट्स अशोका एक्सप्रोजेस हिमसेल्फ एज सच। तो धौल या जौगढ़ में हम लोग को भी क्या होगा, इसका प्रूफ देखने को मिल जाएगा, जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को भी देखने को मिलेगा। तो सॉरी, जौगढ़ जो है गंजाम डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को देखने को मिलेगा। ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, उसमें लिखा गया है ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन एंड जस्ट आई डिज़ायर फॉर माई चिल्ड्रेन दैट दे शुड ऑब्टेन वेलफेयर एंड हैप्पीनेस बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, द सेम आई डू डिज़ायर फॉर ऑल मेन। दिस एटीट्यूड मेड हिम ए कम्प्लीटली बेनेवोलेंट रूलर। तो वो क्या लिखा गया था कि जो जितने भी मेरे प्रजा हैं वो सब मेरे बच्चे बच्चे के समान हैं, तो उनका जो अच्छा है, अच्छा ही है, वेलफेयर है, तो वो मेरा खुशी है। क्या है, मेरा खुशी। इससे पता चलता है अशोक आफ्टर द कलिंग वार उन्होंने अपना सोच बदल लिया था और लोगों को बहुत अच्छा चाहने लगे थे और लोगों का काम करने लगे थे। तो अभी हम लोग को ये सब चित्र जो है देखना पड़ेगा। धौली स्तूप अभी भी हम लोग को देखने को मिलता है। हाँ, तो अभी देखेंगे। तो एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ कलिंगा वार वाज दैट इट लेड टू द ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर अनप्रेसिडेंटेड इन द लैंड, एनग्रेवमेंट इन द एडिक्स, erection of the stupa etc. made the Mauryan art unique in the annals of ancient Indian history। तो अब देखेंगे मौर्यन आर्ट और भी डेवलप करने लगा जब अशोक का कलिंग वार जीतने के बाद। और लिटरेचर पे उन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे काम किए। द पाली लैंग्वेज विच अशोका यूज्ड इन इट्स एडिक्ट्स ब्रॉड कल्चर ऑन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो पाली लैंग्वेज क्या करते थे, वो यूज करते थे, तो क्योंकि वो चाहते थे कि यूनिफिकेशन हो पाएगा पाली लैंग्वेज थ्रू इंडिया में। विद अनेक्सेशन ऑफ कलिंग मगध एम्पेरियलिज्म वाज कंप्लीटेड, मगध एम्पेरियलिज्म पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट जो कनक्वर था वो मगध कलिंग था। कलिंग बिकेम द फिफ्थ प्रोविंस ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड वाज गॉडेड बाय द लव एंड अफेक्शन ऑफ अशोका। तो जो कलिंग जो था वो फिफ्थ प्रोविंस था किसका, मौर्यन एम्पायर का। वो बाद में जाके अशोक के द्वारा बहुत बड़ा मतलब प्यार और मोहब्बत से बढ़ने लगा। द फॉरेस्ट किंगडम adjacent to Kalinga was not conquered by Ashoka, which proves his magnanimity and change। तो फॉरेस्ट किंगडम ऑफ द adjacent कलिंगा was not conquered by Ashoka। तो एक्चुअली देखा जाए तो इसको अशोका कनकोड नहीं किए थे, और कलिंग के लोग जो है वो अशोका को कनकोड किए थे, क्योंकि ये जो सोच बदलाव हुआ था, तो बाद में जाकर ये पूरी दुनिया को एक नया रूप दिया था। अशोका ने अपने बेटी और बेटे को भी मतलब सेलोन और बर्मा ऐसा भेजा था कि बुद्धिस्ट रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए। ये है आपका क्या, पाली लैंग्वेज। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो आज का सेशन इतना ही रहा। हम नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन इन अशोका एम्पायर,
तो अशोका एम्पायर का क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोज। थैंक यू एवरीवन।